न्यूटन के गति के नियमों में सबसे पहला नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है, और यदि वो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही बनी रहती है, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा। अब अगर मैं इसकी व्याख्या करना चाहूं तो इस तरीके से कह सकता हूं कि मान लीजिए ये एक वस्तु है जो स्थिर अवस्था में है, ये तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक कि इस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा। जैसे ही इस पर बाह्य बल कार्य करना शुरू कर देगा तो ये वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आ जाएगी। स्थिर अवस्था से कैसी अवस्था में आ जाएगी? गतिशील अवस्था में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है, एक ऐसी राशि है जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर रही है। बल क्या है? बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर रही है। अगर इसी नियम का हम दूसरा भाग देखें तो ये दूसरा भाग कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो ये वस्तु एक निश्चित वेग से और निश्चित दिशा में तब तक गति करती रहती है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा होता तो इसका जो वेग है वो बदल जाता, हो सकता है इसकी दिशा भी बदल जाती, और हो सकता है दोनों के मान बदल जाते, यानी वेग का मान और दिशा दोनों ही बदल जाते। तो अगर इन दोनों को हम कंक्लूड करें, एक साथ मिलाएं, तो पहला नियम कहता है कि बल लगाने पर स्थिर वस्तु गतिशील हो रही, और दूसरा जो हमने देखा भाग गतिशीलता में, उसमें हमने कहा कि बल लगाने पर गतिशील वस्तु का वेग में परिवर्तन हो रहा है। वस्तु का स्थिर बने रहना उसकी स्थिति को बनाए रखने को व्यक्त करता है, और वस्तु का गतिशील बना रहना ये भी उसकी स्थिति को बनाए रखने का। यहां स्थिति बने रहने का अभिप्राय ये नहीं है कि वस्तु एक जगह स्थिर है। स्थिति बने रहने का मतलब वो जैसी क्रिया कर रही है मूवमेंट की, ठीक वैसी ही करती रहे। अगर वो मूवमेंट नहीं कर रही है तो ना करे, और अगर वो मूवमेंट कर रही है तो उसी वेग से करती रहे। और अगर इस पोजीशन में कोई चेंज हुआ, यानी स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था हो गई या गतिशील अवस्था से वेग में परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। ये बल क्या है? बल की परिभाषा यहां से निकल करके आ रही है कि बल यानी फोर्स एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो ये जो पहला नियम है ये एक तरीके से बल की परिभाषा भी दे रहा है। तो इस नियम को हम दो तरीके से कह सकते हैं। पहले नियम के अनुसार हम क्या कहेंगे? बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, इसलिए जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तब तक वो वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी। अब इसके ये जो वस्तु को अपनी पोजीशन को बनाए रखने की जो क्षमता है, स्थिर अवस्था को स्थिर बनाए रखने की क्षमता है, या गतिशील अवस्था को गतिशील बनाए रखने की जो क्षमता है, उसे हम कहते हैं वस्तु का जड़त्व। जैसे आपने देखा होगा पेड़ पौधों में जो पेड़ है उसकी जो जड़ है वो उस पेड़ को अपनी पोजीशन में बनाए रखने का काम करती है, और ये तब तक उसे अपनी पोजीशन में बनाए रखती है जब तक कि वो जड़ सुदृढ़ है, गहरी है। अगर वो जड़ गहरी ना हो या सुदृढ़ ना हो तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? जो पेड़ है उसे आसानी से गिराया जा सकता है, उसकी स्थिति को परिवर्तित किया जा सकता है, उसकी स्थिति को परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का उसको उसकी स्थिति को बनाए रखने का जो गुण है उसे हम जड़त्व, अंग्रेजी में इसे हम इस गुण को इनर्शिया भी कह सकते हैं, और इसीलिए अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये जो गुण है वस्तु का अपने आप को एक पोजीशन में बनाए रखने का, उसे हम क्या कहेंगे? जड़त्व। अब मैं फिर से यहाँ पर बच्चों दोहरा रहा हूं जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी। एक पोजीशन में बनाए रखने का मतलब ये नहीं है कि एक जगह पड़ी रहे वस्तु। एक पोजीशन में बनाए रखने का मतलब क्या है? वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो अपनी स्थिर अवस्था की पोजीशन को बनाए रखे, अगर वस्तु गतिशील अवस्था में है तो अपनी गतिशील अवस्था की पोजीशन को बनाए रखे। यानी पोजीशन को बनाए रखने का अभिप्राय वस्तु की गतिशील अवस्था या स्थिर अवस्था को बनाए रखने से है। क्योंकि हमने कहा कि वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने का जो प्रयास करती है
उस प्रयास को, उस गुण को जड़त्व कहा जाता है, और इसीलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो अब अगर परीक्षा में आता है जड़त्व का नियम लिखिए या गति का प्रथम नियम लिखिए, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहती है, और गतिशील है तो उसी वेग से उसी दिशा में लगातार गतिशील बनी रहती है। वस्तु का ये जो गुण है इसे जड़त्व का गुण कहा जाता है, और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में यानी कि उसके वेग में परिवर्तन कर देती है। यदि उसका वेग शून्य है यानी स्थिर अवस्था में है तो उसे अशून्य कर देती है, और अगर अशून्य वेग है तो उस वेग का मान या तो कम कर देती है या बढ़ा देती है। अब ये जो जड़त्व है ये किस बात पर निर्भर करता है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो कल जैसे कि मैं क्लास में आपको मैंने बताया भी था कि कोई वस्तु यदि रेखिक गति कर रही है तो उस वस्तु का जो जड़त्व है वो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और अगर वस्तु घूर्णन गति कर रही है, चक्रण गति कर रही है, तो जो उसका जड़त्व है वो उसके द्रव्यमान पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही उस वस्तु की घूर्णन त्रिज्या पर भी, घूर्णन त्रिज्या जो होती है स्मॉल आर, उसके वर्ग पर भी निर्भर करता है। घूर्णन त्रिज्या का मतलब जिस पथ में घूर्णन कर रहा है, चक्रण कर रहा है कण, उसकी त्रिज्या, उस पथ की त्रिज्या के वर्ग पर भी निर्भर करती है। तो द्रव्यमान और उस वर्ग के, उस पथ की त्रिज्या के वर्ग से मिलकर के जो राशि बनती है उस राशि को कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। यानी कि रेखिक गति करती हुई वस्तु का जो जड़त्व है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और जो घूर्णन गति करती हुई वस्तु है उसका जो जड़त्व है वो जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करता है। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, यानी कि इसको हम माप नहीं सकते। केवल हम ये बता सकते हैं कि इसका जड़त्व ज्यादा होगा या कम होगा, ये नहीं बता सकते कितना ज्यादा होगा, उसका एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। उस राशि, चूंकि भौतिक राशि नहीं है तो इसका कोई मात्रक भी नहीं होगा, कोई विमा भी नहीं होगी। अब ये जो जड़त्व है ये तीन तरह का जड़त्व होता है: विराम जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, किसी भी वस्तु में ये तीनों ही प्रकार का जड़त्व विद्यमान होता है। लेकिन किस समय कौन सा जड़त्व काम करेगा या कौन सा जड़त्व वर्क कर रहा है वो उस वस्तु की उस समय की स्थिति पर निर्भर करेगा। जैसे हम उदाहरण लें, सबसे पहले विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या है? विराम का जड़त्व ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही बने रहने का प्रयास करती है, वो अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वो वस्तु विराम ही बनी रहती है तब तक जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। और अगर उस पर बाह्य बल लगाया भी गया है तो प्रारंभिक रूप से वो वस्तु जो है अपने विराम अवस्था में रहने का प्रयास करती है, और इस वजह से प्रारंभिक रूप से उसकी स्थिति में परिवर्तन करते समय आपको एक अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है। तो जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही बने रहने का प्रयास करती है, कब? बाह्य बल की अनुपस्थिति में। वस्तु का ये जो गुण है जो उसे स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता है उसे हम कहते हैं विराम अवस्था का जड़त्व। अब इसके मैंने कल उदाहरण दिए थे बहुत सारे, तो कुछ उदाहरणों पर हम आज फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपने देखा होगा, मैंने जैसे कल उदाहरण लिया था कि एक मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल पर आपका जो दोस्त है वो बैठा हुआ है आगे, आप पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। आपका जो एक हिस्सा होता है वो मोटरसाइकिल के सीट के संपर्क में होता है, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो मोटरसाइकिल पर लगे हुए किसी स्थान पर टिका होता है, और जो ऊपरी हिस्सा होता है शरीर का, पेट के ऊपर का हिस्सा और आपका जो सर है वो हवा में होता है। अब जैसे ही मोटरसाइकिल चालक इस मोटरसाइकिल को एक झटके से चलाता है, गति देता है, एकाएक क्लच छोड़ करके उसको एक्सीलेटर को दबाता है, एक्सीलेटर जो रेस है उसको बढ़ा देता है, तो गाड़ी बढ़ती है। क्योंकि ये एकाएक हुआ है इसलिए गाड़ी के संपर्क में जो हिस्सा आपके शरीर का है वो हिस्सा तो गाड़ी के साथ में आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो हिस्सा शरीर का गाड़ी के संपर्क में सीधे तौर पर नहीं है वो हिस्सा अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। अब जैसे ये गाड़ी यहां थी, यहां से आगे चली गई, आगे चली गई तो जो पांव है वो भी आगे चले जाएंगे, जो पेट के नीचे का हिस्सा है वो भी आगे चला जाएगा, लेकिन ये जो ऊपरी हिस्सा है ये वस्तु को अपनी स्थिति में बनाए रखने का प्रयास करेगा। ये जो ऊपरी हिस्सा है ये इस वस्तु को अपनी स्थिति में बनाए रखने का प्रयास करेगा, और जब ये ऊपरी हिस्सा इस वस्तु को अपनी स्थिति में बनाए रखने का प्रयास करेगा तो ये जो पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो नीचे की ओर गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा,
तो ऐसी अवस्था नीचे की ओर गिरेगा, या हम कहेंगे कि पीछे की ओर झुक जाएगा। ऐसा आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जब आप अपने दोस्त के साथ गाड़ी पे बैठे होते हो और वो अचानक से गाड़ी को चलाता है तो आप जो है पीछे की ओर झुक जाते हो। तो ये किस वजह से हुआ? विराम अवस्था के जड़त्व के कारण। इसके और भी उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण हम और लें कि मान लीजिए ये एक डाली है जिस पर एक फल लगा हुआ है और ये फल पक चुका है। जब फल पक जाता है तो डाली से इसका जो संपर्क होता है, जो कनेक्शन होता है, वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। लूज हो जाने का मतलब उतना ज्यादा प्रगाढ़ तरीके से ये जो फल है ये डाली से नहीं जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे ही हवा चलती है या पेड़ को हिलाया जाता है तो जो शाखा है वो पेड़ के साथ साथ हिलने लगती है, लेकिन फल अपनी स्थिति में बने रहने का प्रयास करता है। और इसी वजह से शाखा तो आगे की ओर बढ़ जाती है हवा के कारण, लेकिन फल अपनी स्थिति बने रहने का प्रयास करता है, इसलिए फल शाखा से अलग हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ये इसका एक और उदाहरण है। इसका एक और उदाहरण हम देखेंगे कि अगर जब तेज गति से कोई आती हुई वस्तु, जैसे कि जो बंदूक से निकली हुई गोली है, वो जब कांच की एक सतह से टकराती है तो कांच की उस सतह पर प्रत्यक्ष रूप से सीधा एकाएक बहुत तेज बल कार्य करता है, लेकिन बाकी भाग पर कोई बल कार्य नहीं करता है। इसलिए जिस भाग पर बल कार्य करता है वो भाग तो इस कांच की गोली के साथ में आगे चला जाता है, और जिस भाग पर कोई बल कार्य नहीं करता है वो अपने आप को अपनी स्थिति में बनाए रखने का प्रयास करता है। इसलिए कांच का पदार्थ होने के बावजूद भी ये जो वस्तु है, ये इस कांच का ये जो दूसरा भाग है, ये अपनी स्थिति में बना रहता है और बीच वाले भाग में छेद हो जाता है। लेकिन इसी की बजाय जब हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? पत्थर का जो बल इस कांच पर कार्य करता है, कांच के इस भाग पर कार्य करता है, वो उतनी तेजी से, उतनी अधिक मात्रा में कार्य नहीं कर पाता है जितनी अधिक मात्रा में बंदूक की गोली का बल कार्य करता है। ये बल इस भाग को इस कांच से अलग कर पाता उससे पहले ही ये बल इसके अन्य भागों में भी संचरित हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जिस भाग में आपने पत्थर मारा है उस भाग के साथ साथ उसके आसपास का भाग भी टूट जाता है, लेकिन जिस स्थान पर पत्थर लगता है वो स्थान जो है उसमें ज्यादा बड़ा छेद होता है और उसके आसपास में थोड़ा कम। लेकिन कॉर्नर पर आते आते जो बल है उसका मान बहुत कम हो जाता है, इसलिए कॉर्नर वाली जो सतह है वो अपने आप को अपनी स्थिति में बनाए रखने का प्रयास करती है और कांच बीच भाग में से टूट जाता है, लेकिन कॉर्नर जो है वो खिड़की से अभी भी जुड़े हुए रहते हैं। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। आपने देखा होगा, मैंने जैसा कि कल भी आपको बताया था कि आप किसी गाड़ी पर बैठे हुए हो, गाड़ी के पीछे बैठे हुए, जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर आता है, गाड़ी चालक इस गाड़ी को इस स्पीड ब्रेकर पर लेके जाता है तो इसके साथ साथ आप भी ऊपर चलते हो। जैसे ही स्पीड ब्रेकर के ठीक बीचों बीच में गाड़ी पहुंचती है तो आप भी इस गाड़ी के साथ साथ हवा से कुछ ऊंचाई पर पहुंच जाते हो। अब अगर ये गाड़ी बहुत तेजी से गति कर रही होती तो ऐसी स्थिति में गाड़ी ऊपर से नीचे जितनी तेजी से आ जाती है उतनी तेजी से आप नीचे नहीं आ पाते हो, क्योंकि आप अपने आप को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करते हो। इसलिए जो गाड़ी है वो तो नीचे आ जाती है, मान लीजिए 2 सेकंड के अंदर ही। एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, 2 सेकंड बहुत बड़ा समय बताया मैंने हालांकि, और आपको आने में 3 सेकंड लग रहे हैं। तो जब आप नीचे आओगे तब तो 3 सेकंड लग रहे हैं और गाड़ी को 2 सेकंड लग रहे हैं, तो आप गाड़ी से अलग हो जाओगे, यानी आप गाड़ी की सीट पर थोड़ी देर बाद में पहुंचोगे, गाड़ी पर 1 सेकंड बाद में पहुंचोगे। इसीलिए स्पीड ब्रेकर से निकलते समय आप हवा में रह जाते हो और गाड़ी जो है वो नीचे आ जाती है और इसीलिए आप उछल जाते हो सीट पे। ऐसा लगता है कि आप उछल गए, एक्चुअल में ये आपके जड़त्व के कारण हुआ था। और अगर आपने गाड़ी को बहुत मजबूती से हाथ से पकड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि ये उछाल आप में नहीं आता है, क्योंकि जितनी तेजी से गाड़ी नीचे आती है उतने ही तेजी से आप पर भी बल कार्य करने लगता है। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण मैं और लूंगा और उसके बाद में हम इससे आगे बढ़ेंगे। एक उदाहरण हम इसमें क्या लेंगे? देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी कंबल को झटकाया जाता है तो क्या होता है? कंबल में बहुत सारे धूल के कण होते हैं। जैसे कंबल को झटकाने के लिए ऊपर की तरफ लेके गए, ऊपर की तरफ जाएगा पहले कंबल। कंबल को जब भी आप झटकाओगे तो ऊपर से नीचे आता है हमेशा, पहले नीचे से ऊपर जाता है, ये नीचे से ऊपर गया और फिर वापस ऊपर से क्या आएगा? नीचे। तो जैसे ये नीचे से ऊपर जाता है इसके साथ धूल के कण भी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे झटका देते हो तो जो कंबल है उस पर प्रत्यक्ष रूप से बल कार्य करता है और झटका देने के कारण जो कंबल है वो तेजी से नीचे आ जाता है। कंबल तेजी से नीचे आ जाता है, लेकिन धूल के कण जो है वो अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं और ये जो धूल के कण है वो यहीं रह जाते हैं। अब कंबल का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, वो तेजी से क्या हुआ? नीचे आ गया। लेकिन ये जो धूल के कण है ये अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ऊपर रह गए।
इतनी देर में हवा इन पर एक बल लगाती है और ये जो धूल के कण हैं वो थोड़ा सा हवा के साथ में आगे चले जाते हैं और कंबल से पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं। एक और उदाहरण हमारे पास में, ये उदाहरण इतने सारे मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कई बार इन उदाहरणों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी गिलास के ऊपर एक गत्ता रख दें और उसके ऊपर एक सिक्का रख दें, बहुत तेजी से अगर आप इस गत्ते को खींच लें तो आप देखते हैं कि सिक्का जो है वो पानी में गिर जाता है। गत्ता खींचने के बावजूद भी सिक्का जो है वो गत्ते के साथ में पीछे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि तेजी से बल लगाने पर गत्ते पर तो प्रत्यक्ष रूप से बल कार्य करता है, लेकिन सिक्के पर कोई बल कार्य नहीं करता है। प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर कोई बल कार्य नहीं करता है, इसलिए सिक्का अपनी स्थिति को बनाए रखता है और सिक्का ये रह जाता है। अब जैसे ही गत्ता हट जाता है तो सिक्के को वहां बने रहने के लिए जो आधार मिलना चाहिए था वो आधार नहीं मिल पाता है, और वो आधार नहीं मिल पाने के कारण सिक्का पानी में गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण थे, ये वस्तु जब अपने आप को स्थिर अवस्था में बनाए रखने का प्रयास करती है तो उन उदाहरणों को हमने देखा। अब दूसरा उदाहरण इसका हम देखें तो वो है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व ये कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है और अब वो वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो वो वस्तु उसी वेग से लगातार गतिशील रहने का प्रयास करती है। इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम देते हैं। देखो, आपने देखा होगा क्या होता है बस में, आप जब बैठे होते हो या खड़े होते हो, ये बस है, ये बस चल रही है, आप यहां बस में खड़े हुए हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपका शरीर का निचला हिस्सा है वो बस की फर्श के संपर्क में है, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है उस पर, उससे बस के फर्श से जो दूरी है वो बढ़ जाने के कारण जब भी बस पर कोई बल लगाया जाएगा तो इसकी फर्श पर भी वो बल कार्य करेगा, और वो बल सबसे ज्यादा इस फर्श के कारण आपके पांवों पर कार्य करेगा। ऊपरी हिस्से तक आते आते इस बल का मान कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि कभी कभी इसका प्रभाव नहीं पड़ पाता। अब देखो उदाहरण देखना, जैसे ही बस चलना शुरू करती है तो इसके साथ साथ आप भी गति करते हो, आप भी गति कर रहे हो। ऐसा नहीं है आपको ऐसा लगता है कि आप स्थिर हो, पर आप स्थिर नहीं हो। अगर आप स्थिर होते, जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, इनमें से एक स्थिर रहे, एक गतिशील रहे, तो क्या होगा? जो गतिशील होगी वो आगे निकल जाएगी और जो स्थिर होगी वो पीछे चली जाएगी। लेकिन आप देखते हो कि जितनी दूरी पर बस जाती है उतनी दूरी पर आप भी जा रहे हो, इसका मतलब आप भी गतिशील हो। जैसे ही बस का ड्राइवर जो यहाँ बैठा हुआ है सीट पर, ये ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो बस की फर्श समेत पूरी बस पर एक बल कार्य करता है और बस की फर्श समेत पूरी बस जो है वो रुक जाती है। ये बल आपके शरीर के निचले हिस्से पर भी कार्य करता है, इसलिए आपका शरीर का निचला हिस्सा भी रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है और ये अभी भी गतिशील रहता है। और इस वजह से निचला हिस्सा तो पीछे रह जाता है और जो ऊपरी हिस्सा है वो आगे चला जाता है, यानी कि इस प्रकार से, और आप आगे की तरफ झुक जाते हो। ब्रेक लगाने पर आप आगे की तरफ झुकते हो, ऐसा आपने देखा होगा। अगर मोटरसाइकिल पे भी आप बैठे हो तो आप देखते हो आप ड्राइवर से, आगे वाले व्यक्ति से टकरा जाते हो, तो ये गतिशीलता के जड़त्व के कारण हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा, एक और उदाहरण हम ले रहे हैं कि अगर आप चलती हुई गाड़ी से नीचे उतरते हैं, तो गाड़ी में आप बैठे हुए थे, ये गाड़ी थी, इसके अंदर आप बैठे हुए थे या खड़े हुए थे दरवाजे पर, गाड़ी चल रही थी, इसका मतलब आप भी गति कर रहे थे। अब जैसे ही आप हवा में कूदते हुए धरती पर आते हैं, तो चूंकि आप गतिशील अवस्था में थे और जैसे ही गाड़ी से कूदे तो आप पर बल लगना बंद हो गया। सारे तरह के बल, केवल गुरुत्वाकर्षण बल जरूर लग रहा है, लेकिन वो पहले भी आप पर काम कर रहा था और उतनी तेजी से वो प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था, नहीं दिखा पा रहा है। हम ये कहें, या एक सेकंड के लिए हम ये कहें कि आप पर ये जो शक्तिज बल है वो अभी भी लग रहा था, इस क्षैतिज गति जो हो रही थी आपकी इस दिशा में वो अभी भी हो रही है। तो आप अपनी गति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, आपका शरीर अपनी गति को बनाए रखने का प्रयास करता है, और इसीलिए जैसे आप इस फर्श पर कूदते हैं चलती हुई गाड़ी से, तो आप आगे की ओर गिर जाते हैं या आगे की ओर गति करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है गाड़ी से जब भी उतरो तो आगे की तरफ मुंह करके उतरो, क्योंकि गतिशील अवस्था आपकी बनी रहेगी। उसे अगर कम करना है तो एकाएक कम मत करो, एकाएक कम करोगे तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, कोई तेज गति से गाड़ी चल रही है, ये तेज गति से गाड़ी चल रही है और इसमें पावर ब्रेक लगे हुए हैं। जैसे पावर ब्रेक लगाए जाते हैं तो गाड़ी के जो पहिए हैं वो घूमना बंद हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी गतिशील थी, ये अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है और ये अभी भी गतिशील रहती है, इसीलिए ब्रेक लगाने पर तुरंत गाड़ी रुकती नहीं है और स्लिप होकर के आगे की तरफ चली जाती है। तो ये गतिशीलता के जड़त्व का एक उदाहरण हमने देखा है। ऐसे और भी उदाहरण है गतिशीलता के जड़त्व के, जैसे लंबी दूरी का जो धावक होता है, या हम ये कहें कि जो बाधा दौड़ में छलांग लगाते हैं धावक, वो छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ते हैं, इसलिए
कि जब वो गतिशील अवस्था में रहेंगे तो अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए उनको अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और इनकी गति का जो वेग है वो इनके कूदने के समय इनके वेग में जुड़ जाएगा। आपने देखा होगा बॉलर जब बॉल को फेंकता है, एक तेज बॉलर जब बॉल को फेंकता है, और आपने महसूस भी किया होगा कि आप जब रनिंग लेकर के बॉल फेंकते हो तो बॉल की गति ज्यादा होती है, और जब आप बिना रनिंग लिए बॉल को फेंकते हो तो जो बॉल की गति होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप बॉल को लेकर के दौड़ते हो तो आपके साथ साथ आपके बॉल भी गति करती है, और जैसे ही आप आपके हाथ को घुमा करके तेजी से बॉल को फेंकते हो तो पहले से बॉल गतिशील थी और उस पर आपने बल और लगा दिया तो वो और ज्यादा तेजी से गतिशील हो जाती है। इससे बॉल का जो वेग है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जो बॉलर होते हैं वो बॉल फेंकने से पहले रन अप लेते हैं, जबकि जो स्पिनर होते हैं वो ज्यादा रन अप क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए क्योंकि उनको स्पीड नहीं रखनी होती है बॉल की बहुत ज्यादा। उन्हें क्या करना होता है? उस बॉल को रोटेट करना होता है हवा में। अगर उसकी आगे बढ़ने की स्पीड ज्यादा होगी तो बॉल जो है वो स्पिन नहीं हो पाएगी। बॉल को स्पिन करने के लिए हवा में घूमने की जो उनकी रफ्तार है वो ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए वो बॉल की स्पीड बढ़ाने के बजाय उसको घुमाने के लिए उस पर उंगलियों को फेर देते हैं। ये किसी वस्तु के गति के जड़त्व के उदाहरण है कि वस्तु जब गतिशील है तो गतिशील ही रहने का प्रयास करती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ और उदाहरण भी हैं हमारे पास में, लेकिन जो समय है हमारे पास में किसी भी एक टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। अनेकों हजारों उदाहरण हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हमने यहाँ पर देखे हैं। अब तीसरा जो प्रकार आता है जड़त्व का वो है दिशा का जड़त्व, और ये गुण ये कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में वो जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में लगातार गति करती रहेगी, अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करेगी। अब देखिए क्या होता है, जब गाड़ी जैसे चल रही है और एक मोड़ आता है, आपने नोटिस किया होगा, तो मोड़ आने पर क्या होगा? गति भी, गाड़ी भी इस मोड़ के अकॉर्डिंग मुड़ेगी। जब भी कोई वस्तु वक्राकार पथ में गति करती है तो उसकी गति की जो दिशा होती है किसी भी बिंदु पर, वो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, इस रेखा के अनुदिश। ठीक है, इस रेखा के अनुदिश। अब अगर ये गाड़ी बहुत तेज गति से आ रही है और इस बिंदु पर आकर के आप जो है आप देखें कि गाड़ी पर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है मान लीजिए, तो गाड़ी स्लिप होते हुए ऐसे वक्राकार पथ में नहीं जाएगी, वो स्लिप होते हुए स्पर्श रेखा के अनुदिश किसी दिशा में आगे जाकर के टकरा जाएगी। आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि एक पत्थर है, उसको आपने एक धागे से बांध दिया और जब आप धागे को घुमा रहे हो तो पत्थर भी उस धागे के साथ में वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए इस बिंदु पर आकर के धागा टूट जाता है, ये जो धागा है ये टूट जाता है और पत्थर पृथक हो जाता है। अब पृथक होते ही पत्थर वृत्ताकार पथ में नहीं घूमता है, इस बिंदु पर इसके जो वेग की दिशा थी, ये अपनी दिशा को बनाए रखने का प्रयास करता है, और इस बिंदु पर वेग की दिशा क्या थी? स्पर्श रेखा के अनुदिश, यानी कि एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे जिनमें वस्तु अपनी दिशा को बनाए रखने का प्रयास करती है। तीन तरह का जड़त्व हमने देखा, स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ये तीनों ही उदाहरण न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम जड़त्व के नियम पर आधारित हैं, और तीनों से जुड़े हुए कुछ उदाहरण भी हमने देखे हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे बहुत सरल सा है, क्या बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े इससे? यस सर। यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम देखेंगे न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम जो है, पहले नियम ने जैसे बल की परिभाषा दी, तो जो दूसरा नियम है वो बल की परिभाषा के बाद में बल के मान को व्यक्त करता है कि बल का मान कितना होगा। और दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग में, कोई भी वस्तु के संवेग में प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में जितना भी परिवर्तन होता है वो उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। अब जब भी ये ध्यान रखना, किसी वस्तु की किसी भी राशि में परिवर्तन आप प्रति सेकंड ज्ञात कर रहे हो, यानी समय का मान इकाई है, तो हम उसे उसकी दर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर संवेग में परिवर्तन ले रहे हैं एक सेकंड में, तो हम इसे कहेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। तो नियम क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल की समानुपाती होती है। और ये जो संवेग में परिवर्तन होता है वो किस दिशा में होगा? जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में संवेग में परिवर्तन होगा। अगर बल गति की दिशा में हो रहा है, लग रहा है, ध्यान से समझना, अगर बल गति की दिशा में लग रहा है
तो समझ लो संवेग में वृद्धि होगी, और अगर गति के विपरीत लग रहा है तो संवेग में कमी आएगी। यानी गति की दिशा में अगर लग रहा है तो संवेग में परिवर्तन धनात्मक होगा, और गति के विपरीत दिशा में लग रहा है तो संवेग में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। क्योंकि गति की दिशा में लगने पर जो वेग है वो बढ़ जाता है, और गति के विपरीत दिशा में लगने पर वेग जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, अब देखो इसको हम अगर गणितीय रूप में लिखना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बल है, बाह्य बल है, वो किसके समानुपाती है? बाह्य बल समानुपाती है संवेग में परिवर्तन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, परिवर्तन की दर के समानुपाती है। बल को आप सब जानते हो F से डिनोट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू, संवेग में परिवर्तन को अगर हम डेल P कहें और समय अंतराल को हम डेल T कहें तो हम कहेंगे डेल P बाई डेल T। और अगर समय अंतराल बहुत अल्प है तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू dP बाई dt, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। अब यहां पर जो संवेग है dP बाई dt, ठीक है, इसको भी अपने को समझना है। तो देखो हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बल है संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, ठीक है, F इज प्रोपोर्शनल टू dP बाई dt। ये तो पता चल रहा है कि बल संवेग में परिवर्तन के समानुपाती है, लेकिन कितने गुना? समानुपाती का मतलब है दोनों समान अनुपात में बढ़ेंगे। जब बल का मान दुगना होगा तो संवेग में परिवर्तन का मान भी दुगना हो जाएगा। लेकिन प्रारंभिक रूप से इन दोनों में क्या रिलेशन है? यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर का मान जो भी हमारे पास में है वो बल के मान पर कैसे अगर हम तुलना करें, जैसे बल का मान मान लो 4 न्यूटन है सपोज, और संवेग में परिवर्तन का मान 2 न्यूटन है, तो हम ये कहेंगे 2 न्यूटन है तो हम ये कहेंगे भी संवेग में परिवर्तन के मान का दुगना है बल। यानी कि यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा। और अगर मान लो ये होता आपके पास में 6 न्यूटन बल, तो आप कहते कि भाई ये 3 गुना है, यानी 3 लगाना पड़ता प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए। यानी संवेग में परिवर्तन की दर को कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें कि आपके पास में बल आ जाए। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट काम में लेते हैं, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं के। अब देखो सबसे पहली बार जब बल को परिभाषित किया तो न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने जब सबसे पहली बार इस बल को परिभाषित किया तो उनके पास में ये एक एडवांटेज था कि वो के का मान क्या रखें। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए आपके पास में एक लकड़ी है, सीधी लकड़ी या कोई सीधा तार है, ठीक है, और आपके पास में नापने के लिए कोई भी यंत्र नहीं है, ठीक है, आपके पास में नापने के लिए कोई भी यंत्र नहीं है। तब आप क्या करेंगे? किसी वस्तु को नापने के लिए आप क्या कहेंगे कि भाई वस्तु को तार से नापेंगे। अगर वो तार के दुगने के बराबर होगी लंबाई के तो हम कहेंगे 2 तार के बराबर है, 3 गुने के बराबर होगी 3 तार के बराबर। आपने ऐसा उदाहरण कहीं पर देखा क्या? आपने देखा होगा जब आप मांझा खरीदने के लिए जाते हो दुकान पे, तो दुकानदार उसको मीटर पैमाने से यानी कि स्केल से नहीं नापता है, अपने हाथ से नापता है। अपने हाथ से नापता है कि नहीं नापता है? वो कहता है भाई ये मेरा हाथ है ना, हाँ सर। ये 1 मीटर का ही है, ये 1 मीटर का ही है। अब उस दुकान पे उसका बच्चा खड़ा होता है तो वो कहता है भाई ये 1 मीटर का है। वो बच्चा खड़ा नहीं होकर के दुकान पे उस बच्चे से बड़ा वाला बच्चा खड़ा होता है दुकान पे, उसके पास जाते हो तो वो कहता है कि मेरा हाथ भी 1 मीटर का ही है। तो वो भी आपको जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए में मान लीजिए कि 50 हाथ नाप करके वो धागा देता है, तो छोटा बच्चा होता है तो वो भी 50 हाथ नाप के ही देता है, बड़ा बच्चा होता है तो वो भी 50 हाथ नाप के देता है, और खुद दुकानदार होता है जो उन दोनों बच्चों का पिता है तो वो भी आपको 50 हाथ नाप के देखता है। क्या तीनों के हाथों की लंबाई बराबर है? नहीं सर। बराबर है क्या? नहीं सर। लेकिन नहीं सर। उनके पास में ये नहीं सर। एडवांटेज है, उनके पास ये छोटे एडवांटेज बच्चे है की कम है क्योंकि वो सर। धागा उनका है। कम है बिल्कुल, वो धागा उनका है, उनके पास वो एडवांटेज है कि वो उसको किस नाप से बेचें। तो उन्होंने निर्धारित कर दिया कि एक हाथ धागे के इतने रुपए लगेंगे, लेकिन उन्होंने हाथ निर्धारित नहीं किया था, इसलिए सभी ने क्या मान लिया कि मेरा हाथ भी 1 के बराबर है। जो पिता थे वो भी कहता है मेरा हाथ भी 1 हाथ के बराबर है, जो बच्चा है वो भी कहता है कि मेरे हाथ की लंबाई का नाप भी 1 के पैसे भी उतने लगेंगे, उससे बड़ा जो है वो भी कहता है इतने पैसे लगेंगे। तो जो न्यूटन था उसके पास एडवांटेज था कि वो इस के का मान क्या रखे,
तो उन्होंने इस k का मान रख दिया 1। इस k का मान उन्होंने क्या रख दिया 1, क्योंकि उससे पहले बल को कभी परिभाषित ही नहीं किया। जैसे हम कहते हैं कि पेरिस की एक संस्था है जिसमें प्लेटिनम इरिडियम का एक पत्थर रखा हुआ है, एक धातु का मिश्र धातु का सॉरी बेलन रखा हुआ है, उसका जितना भी द्रव्यमान है उतना द्रव्यमान जिसका भी होगा वो 1 किलोग्राम है। अब मान लो किसी ने जिसने इसको परिभाषित किया वो सबसे पहले ये कह देता कि इस प्लेटिनम इरिडियम के धातु के बेलन का जो द्रव्यमान है उतना द्रव्यमान जिसका भी होगा वो आधा किलो होगा, आधा किलोग्राम होगा। तो हमारे लिए ये कांस्टेंट हो जाता आधा किलोग्राम। ये जैसे k है वैसे इसका द्रव्यमान है हमारे लिए। तो उनके पास एडवांटेज था, इसलिए न्यूटन ने क्या कहा भाई k का मान कितना है 1 है। उन्होंने इस k का मान 1 काम में लिया। अब जैसे k का मान हम 1 काम में लेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा dp/dt। आप चिंता नहीं करें, आपको ये वहां समझाना नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं तो F बराबर ये हो जाएगा dp/dt, ठीक है। अब जो P होता है संवेग, वो होता है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान इंटू वस्तु का वेग। अगर ये मान मैं इस समीकरण में रख दूं तो हमारे पास में आ जाएगा F बराबर d/dt ऑफ m इंटू v, ठीक है। अब बच्चों मुझे आपने 3 दिन हमने क्लास ली है, ऑफलाइन क्लास ली है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का अवकलन आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वतंत्र चर कौन है। तो हमारे लिए यहां पर स्वतंत्र चर कौन है t, यानी t पर जो निर्भर करेगा वो सब चर हैं और जो t पर नहीं निर्भर करेगा वो अचर है। तो m और v में से क्या द्रव्यमान समय पर निर्भर करता है? हम कहेंगे नहीं, द्रव्यमान समय पर निर्भर नहीं करता, समय के बदलने से द्रव्यमान नहीं बदलता है, यानी कि द्रव्यमान अचर है। दूसरा है वेग, क्या वेग समय पर निर्भर करता है? हाँ कर सकता है, समय बदलने से वेग बदल सकता है, क्योंकि समय बदलने के साथ में घर्षण बदल सकता है, स्थितियां बदल सकती है, बल बदल सकता है, इसलिए वेग भी बदल सकता है। वेग तो समय पर ही निर्भर करता है। हमने कहा भी था कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, यानी 1 सेकंड में होने वाला परिवर्तन, अलग अलग समय पर यह परिवर्तन अलग अलग होगा तो वेग भी अलग अलग होगा। तो वेग समय पर निर्भर करता है, इसलिए वेग को हम यहाँ पर अचर नहीं मान सकते, इसको हम चर मानना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं तो अचर को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो m को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा dv/dt। अब आप सबको पता है dv/dt का मान कितना होता है, कितना होता है बच्चों dv/dt का मान? ये क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की त्वरण को हम कहते हैं त्वरण। तो F बराबर हमारे पास में क्या गया m इंटू a, ठीक है। ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से सिद्ध कीजिए F बराबर m इंटू a। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से सिद्ध कीजिए F बराबर m इंटू a। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा है उसी को हम फटाफट से एक बार और समझ लेते हैं, फिर हम तीसरा नियम देखेंगे गति का। तो बच्चों जहां समझ में नहीं आए मेरे को बोल देना है ना। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर जो बाह्य बल लगता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है उसमें समय अंतराल का भाग दे दो, ठीक है। इस प्रोपोर्शनिटी को हटाने के लिए किस तरह के काम में लिया हमने, और इस के का जो मान है वो 1 होता है ऐसा ही पद्धति में न्यूटन ने निर्धारित कर दिया था, उनके पास एडवांटेज था इसलिए। तो F बराबर हो जाएगा dp/dt। अब P बराबर यानी कि संवेग बराबर होता है m इंटू v, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग, ये यहाँ पर रख देते हैं हम। चूंकि द्रव्यमान समय पर निर्भर नहीं करता इसलिए एक अचर राशि है, नियत राशि है, इसको बाहर निकाल लो। तो F बराबर हो जाएगा m इंटू dv/dt। और dv/dt जो होता है उसका मान कण के त्वरण a के बराबर होता है, इसलिए हम कहेंगे हो जाएगा हमारे पास में F बराबर m इंटू a। ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र है, ठीक है। तो प्रश्न आता है बहुत बार, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से सिद्ध कीजिए F बराबर m इंटू a। तो आपको ऐसे सिद्ध करना है। अब तीसरा नियम जो आता है न्यूटन का गति का वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यहां पर ये जो नोट्स में लिखा हुआ है इसमें से कुछ बातों पर आप ध्यान देना, सारी बातों पर ध्यान मत देना। क्यों, मैं आपको कारण बताऊंगा अभी। क्रिया प्रतिक्रिया नियम ये कहता है कि सबसे पहले तो इस नियम की संकल्पना लाइन जो है कैसे इसको हम लिखेंगे वो हम समझे। तो ये नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अब यहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया का मतलब कार्य नहीं है, क्रिया और प्रतिक्रिया का मतलब है बल।
इसका मतलब यह हुआ कि जब भी किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर ठीक उतना ही बल लगाया जाएगा और बराबर लगाया जाएगा। ये नियम क्या कहता है कि यदि दो वस्तुओं के मध्य कोई बल कार्य कर रहा है तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर जितना बल कार्य करता है ठीक उतना ही बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर भी कार्य करता है। लेकिन उसका इफेक्ट क्या दिखाई देता है वो हमें समझना होगा। सोचो कि आपके आसपास में एक बहुत घमंडी चींटी रहती थी। एक दिन उसको गुस्सा आया कि ये जो हाथी है ये मुझे परेशान करता है, जहां जहां जाता है मेरे भाई बहनों के ऊपर पांव रख देता है और मुझे परेशान करता है। मेरे परिवारजनों के पता नहीं कितनों की इसके पांव के नीचे आकर के मृत्यु हो गई है। आज मैं इसको मजा जगा के रहूंगी। और वो चींटी हाथी के पास में जाती है और जाकर के घुमा करके उसको एक जोर से झापट मारती है। क्या होगा बच्चों? कुछ नहीं होगा हाथी सर। के लगेगी कुछ क्या? नहीं होगा, हाथी के लगेगी कुछ नहीं क्या? होगा सर, नहीं लगेगी सर, हाथी के लगेगी क्या? नहीं लगेगी। नहीं चलो लगेगी अब सर। आपको एक बहुत बहुत ही इजी सी और आश्चर्यजनक बात बताता हूं। हाथी को लगेगी लेकिन उसको दर्द नहीं होगा। लगेगी तो सही पर दर्द नहीं होगा। हाँ सर। दर्द क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस हाथी की चमड़ी मोटी है, उसे दर्द देने के लिए आवश्यक और अनिवार्य बल उस चींटी के पास में नहीं है। पर उस चींटी ने बल तो लगाया है। हाँ सर। हाथी को दर्द नहीं दे सके लेकिन बल तो लगाया है। जैसे एक छोटा बच्चा अगर पलंग को सरकाने का प्रयास करे तो वो जो पलंग है वो खिसकेगा नहीं, वो पलंग खिसकेगा नहीं, पर बल तो उसने लगाया है। अब होगा क्या? प्रतिक्रिया स्वरूप उतना ही बल उस पर लगेगा। उतना ही बल उस पर लगेगा तो क्या होगा? वो बल उस चींटी का हाथ तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा और इसलिए चींटी का हाथ टूट जाएगा। तो ये तो एक बनावटी कहानी थी, पर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अगर आप ऐसा करना मत, कोई भी है ना, कोई प्रयोग मत कर लेना ऐसा। घुमा करके एक घूंसा या लात मारो दीवार में तो क्या दीवार गिर जाती है? नहीं गिरती है, लेकिन आपके पाँव में या आपके हाथ में लग जरूर जाएगी। लेकिन आपके पाँव में और हाथ में लग तो जाएगी, है ना? लगेगी तो सही ना? पर आपने बल तो लगाया दीवार पर, दीवार पे बल तो लगाया हाँ सर आपने। लगाया, अब आपके हाथ हाँ सर बल तो लगाया। आपने लगाया, बल तो आपने लगाया दीवार पे, तो आपके हाथ में क्यों लगी? इसका मतलब क्योंकि ये सर हुआ दीवार कि को जितना दीवार ने बल भी चाहिए आपके, इसका मतलब ये हुआ कि दीवार ने भी आपके हाथ पे बल लगाया है। आपने जब दीवार पे बल लगाया है तो दीवार ने भी आपके हाथ पर बल लगाया है और बराबर लगाया है। वो जो बल आपने लगाया है, मान लीजिए उसका मान 5 न्यूटन है, वो दीवार को गिराने के लिए आवश्यक बल के बराबर नहीं था। लेकिन दीवार ने जब इतना ही बल आपके हाथ पे लगाया तो ये बल आपके हाथ को दर्द देने के लिए आवश्यक बल के बराबर था, इसलिए आपके हाथ में दर्द हो गया। जैसे एक और उदाहरण ले रहा हूं मैं। मान लीजिए कांच है और एक लोहे का टुकड़ा है। लोहे के टुकड़े पे धीमे से हथौड़ी मारो तो टुकड़ा टूट जाता है क्या? नहीं टूटता है। लेकिन कांच पर हथौड़ी मारोगे तो कांच टूट जाएगा, क्योंकि कांच को तोड़ने के लिए पर्याप्त बल उस हथौड़ी में है। तो जब भी कोई बल लगेगा तो उसके परिणाम स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल वापस से उस पर कार्य करेगा। अब इसके कुछ उदाहरण है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। नंबर एक बात कि बल कभी भी अकेला नहीं लगता है, ये हमेशा जोड़े में लगता है, युग्म में लगेगा। कोई कहे एक बल लग रहा है, नहीं, एक बल नहीं लग रहा, हमेशा दो बल लगेंगे, हमेशा दो बल। एक बल इनमें से क्रिया बल होगा, दूसरा प्रतिक्रिया बल होगा। कैसे? जैसा भी मैंने बताया कि एक वस्तु ने दूसरी पर बल लगाया है तो दूसरी ने भी तो पहली पर बल लगाया है, तो कितने बल हो गए? दो बल हो गए ना, दो बल हो गए ना। तो बल अकेला नहीं लगा, दो बल लगे हमेशा, ठीक है। लेकिन एक खास बात, ये पहली वस्तु ने बल लगाया दूसरी वस्तु पर और दूसरी ने लगाया पहली पर, यानी ये दोनों बल अलग अलग वस्तु पर लग रहे हैं। एक बल तो दूसरी वस्तु पर लग रहा है और एक पहली पर लग रहा है। तो युग्म में लगेंगे यानी जोड़े में लगेंगे, अलग अलग पर लगेंगे। और एक खास बात कि इनमें से एक बल क्रिया बल होगा, दूसरा प्रतिक्रिया बल होगा। कौन सा वाला क्रिया बल होगा? जो जो सर पहले लगाया लगेगा वो जाएगा। क्रिया बल जो पहला है और जो बाद में लगेगा वो प्रतिक्रिया बल, यही हाँ होगा। सर। ये रोहित शर्मा अपना माइक ऑफ कर लो बेटा, रोहित शर्मा अपना माइक ऑफ कर लो, ऑफ कर लो। जो पहले लगेगा वो क्रिया बल हो गया और जो बाद में लगेगा वो प्रतिक्रिया बल होगा। तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देना, दोनों बल एक साथ लगते हैं, एक ही समय पर लगते हैं।
जब एक ही समय पर लग रहे हैं तो पहले और बाद में कैसे हुआ? यानी किसी भी बल को आप क्रिया बल बोल सकते हो और किसी भी बल को आप प्रतिक्रिया बल बोल सकते हो। उदाहरण ले रहा हूं मैं, जब तैराक अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है तो पानी उसे आगे धक्का दे देता है। अब इसमें यह मत कह देना कि तैराक ने जो बल लगाया वो क्रिया बल हो गया और जो पानी ने बल लगाया वो प्रतिक्रिया बल। क्या तैराक पानी को जैसे धक्का देता है उसके एक आध सेकंड बाद में तैराक आगे बढ़ता है क्या? तुरंत ही आगे बढ़ नहीं जाता सर, है। यानी पानी ने भी उस पर सेम टाइम बल लगाया है। जब सेम टाइम बल लगाया है तो आगे पीछे तो ये हुआ ही नहीं, इसलिए क्रिया और प्रतिक्रिया हम किसको कहेंगे? इनमें से किसी भी एक को क्रिया कह दो, किसी भी एक को प्रतिक्रिया बल कह दो। ठीक है, ऐसे एक और उदाहरण ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझना एक और उदाहरण को। ठीक है ना, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। जब हम चलते हैं तो अपने पांवों से धरती को पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं और धरती हमें आगे धकेल देती, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो, आप अपने अपने पांवों को हवा में घुमाओ, हवा में पीछे की तरफ लेके जाओ, तो आप देखोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए उनको आपको धरती पर ही रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन सभी उदाहरण हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कुछ ही उदाहरण हम डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम में हम क्या समझे? पहली बात तो ये कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, नंबर एक बात। दूसरी बात कि जो बल लगते हैं वो युग्म में लगते हैं। तीसरी बात, ये समान होते हैं परिमाण में। चौथी बात, इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। पांचवी बात कि ये जो बल हैं वो दोनों अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। छठी बात कि ये दोनों बल जो हैं वो समान समय पर कार्य करते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी क्रिया बल हो सकता है और कोई भी प्रतिक्रिया बल हो सकता है। ठीक, ठीक है। एक और उदाहरण देता हूं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जब बंदूक चलाई जाती है तो आपने देखा होगा जो बंदूक चलाने वाला होता है वो बंदूक को या तो बहुत कस के पकड़ता है, ठीक है, और या फिर उसको अपने कंधे से सटा लेता है। लंबी वाली बंदूक होती है तो क्यों? क्योंकि जैसे ही गोली आगे की तरफ जाती है तो बंदूक जो है वो पीछे की तरफ जाती है। एक और उदाहरण देता हूं, आज घर पे करके देखना आप। एक गुब्बारे में हवा भरना, उसके मुंह को बांधना मत और उसे छोड़ देना हवा में। आप देखेंगे हवा आगे की तरफ, जिस तरफ उसका मुंह होगा आगे की तरफ हवा निकलेगी, गुब्बारा पीछे की तरफ जाएगा। यानी हवा पर आगे बल लग रहा है तो हवा गुब्बारे पर पीछे की तरफ बल लगा रही है। ठीक है, तो ये हमने क्रिया प्रतिक्रिया बल के उदाहरण समझे हैं।